हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन देखेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है HSBA की एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर अपना, है ना। तो HSBA की अपन देखेंगे एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ HSAB, है ना। हार्ड, सॉफ्ट, एसिड एंड बेस। एप्लीकेशन का मतलब हो गया है कि अपने पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस कंप्लीट चैप्टर में केवल आपको एक ही बात याद रखनी थी कि ये हार्ड सॉफ्ट का अंतर है क्या, ओके। और कुछ ज़्यादा नया नहीं है इसके अंदर, केवल नाम अलग है, चैप्टर होगा वही एसिड बेस वाला ही है, ओके। देखा जाए तो ये चैप्टर आपके जब एसिड बेस पढ़ रहे होते हैं तभी आपके ये प्रिंसिपल आ जाना चाहिए कि HSBA थ्योरी क्या होती है, ओके। लेकिन ये अलग से आपकी यूनिट दी गई है तो अपन इससे अलग से ही पढ़े थे। अब आपके एप्लीकेशन देखेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या है, किस किस में यूज़ करते हैं HSBA की थ्योरी को, क्या सभी जगह आपकी ये थ्योरी लग पाती है या नहीं लग पाती है ना, वो देखने वाले। देखो आपके इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बात तो ये है कि जब भी कोई प्रकृति के अंदर कोई स्पीसीज पाई जाती है या एटम्स पाए जाते हैं, कुछ भी मान लो एलिमेंट्स आपके हैं वो पाए जाते हैं, वो किसके साथ पाए जाते हैं, क्योंकि फ्री अवस्था के अंदर तो पाई जाती नहीं है। जब कोई चीज़ फ्री अवस्था की नहीं पाई जाती है तो वो किसके साथ पाई जाएगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन इजीली समझ सकते हैं कि जब कोई एटम्स या कोई मेटल्स पाई जाती है, वो अगर मेटल आपकी हार्ड मेटल है तो वो हार्ड लिगेंड्स या हार्ड स्पीसीज के साथ ही बॉन्ड बना पाएगी और उसी के साथ वो रह पाती है, ओके। इस स्पीच के द्वारा अपन कुछ मॉलिक्यूल्स की अच्छे से व्याख्या भी कर सकते हैं कि ये किसके साथ पाई जा रही है, क्यों पाई जा रही है, कौन सा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि जब अपने पास प्रकृति के अंदर कोई एटम्स पाए जाते हैं वो आपके एटम्स की प्रकृति के आधार पर पाए जाते हैं, यानी कि वो हार्ड के साथ हार्ड ही पाए जाएंगे। मोस्टली हार्ड के साथ हार्ड ही पाए जाते हैं और सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट ही पाए जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली पाए जाते हैं। हर केस में आपका ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। और इस कॉन्सेप्ट के द्वारा कुछ स्पीसीज की अपन व्याख्या कर सकते हैं। जैसे आपके पास है AgI है 2- और एक है आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका AgF2 2- है ना, या माइनस ये, ओके। ये आपका कोई कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है, आपके पास कोई AgI कोऑर्डिनेट कंपाउंड है आपका, है ना। ये कोई कंपाउंड दिया गया है, इन कंपाउंड्स की अपन इनकी व्याख्या कर सकते हैं कि ये हार्ड कंपाउंड क्यों होते हैं। ये आपका स्टेबल है ना। आपको इस तरीके से क्वेश्चन होगी कि AgI2- आपकी क्या है, स्टेबल है, बट आपके AgF2 आपका स्टेबल नहीं होता है, क्यों। यानी कि आपको क्वेश्चन मार्क लगा के दे देगा कि इसमें होता है क्यों, ऐसा क्यों होता है कि ये आपका स्टेबल होता है जबकि आपका अनस्टेबल होगा, है ना। तो ये आपका स्टेबल आयन है, बट आपका ये क्या है, आपका अनस्टेबल आयन है, अनस्टेबल आयन। ऐसा क्यों होता है कि एक स्टेबल होती है एक अनस्टेबल, क्यों। अगर HSAB के कॉन्सेप्ट से समझा जाए तो इसके अकॉर्डिंग हम इन कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ सकते हैं, इजीली अपन पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट आपके इसमें क्या होता है कि Ag क्या है आपके पास, Ag+ क्या होता है आपका, यहाँ एक सॉफ्ट एसिड होता है, क्योंकि साइज बड़ी है तो सॉफ्ट एसिड होगा। और I2 की भी क्या है, साइज बड़ी है। अगर इसकी साइज भी जाए तो इसकी भी साइज बड़ी है ना, साइज बड़ी है, दोनों की साइज बड़ी है। जब साइज बड़ी होती है तो मैंने कहा था कि वो आपके अगर किसी भी एटम के साइज बड़ी होती है तो वो सॉफ्ट एसिड या बेस होता है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड हो गया, बट आपका I2 क्या हो गया, यहाँ सॉफ्ट बेस हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया। बट यहाँ देखा जाए तो ये भी क्या है, Ag+ है। Ag+ क्या था आपका, सॉफ्ट एसिड था, और ये क्या था आपका F2- स्ट्रॉन्ग बेस था, है ना, ये था। अब देखा जाए तो अपन ने HSAB के प्रिंसिपल के अंदर या HSAB के सिद्धांत के अंदर देखा था कि इसने कहा था अगर आपके पास सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट की बॉन्डिंग हो रही है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि आपकी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनेगा, या आप कह सकते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट जब आपके पास सॉफ्ट एंड हार्ड प्लस हार्ड की हो रही है बॉन्डिंग, तब भी आपकी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा।
जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन जब आपके हार्ड प्लस सॉफ्ट की हो रही है तब क्या होगा, वीक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और यह सॉफ्ट प्लस हार्ड की हो रही है तब भी आपका क्या होगा, वीक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से HSAB की प्रिंसिपल के द्वारा ऐसे अगर कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं जिनमें बताया गया है कि कौन सा आपका स्थायी होता है कौन सा अस्थायी होता है, तब उस कंडीशंस में इन कॉम्प्लेक्सेस की व्याख्या कर सकते हैं HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, ये था कि कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उस कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी की व्याख्या की जाती है इस कॉम्प्लेक्स द्वारा। ओके, नेक्स्ट है आपके जैसे नेक्स्ट कुछ कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं अपने पास, जैसे है कैडमियम का है कोई कॉम्प्लेक्स CdNH2 और 2+। एक कॉम्प्लेक्स तो आपका ये दिया गया है, एक है आपका CdCN4 2+। इस तरीके से आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उस 2- में आएगा ये। ओके, 2- ओके, इस तरीके से अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है SLB के अकॉर्डिंग अपन अगर अपने पास इस तरीके से कोई समतुल दिए गए हैं, कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उनकी तुलनात्मक रूप से अपन व्याख्या कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्थायी है कौन सा अस्थायी होता है। यानी कि पाए तो सभी जाते हैं, मैंने एक बार पहले भी आपको कहा था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन हर चीज पे, हर कॉन्सेप्ट को हर किसी पे नहीं लगा सकते, वो नहीं लग पाते हैं। ओके, कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती है, हर थ्योरी में पाई जाती है। ओके, तो पाए तो दोनों ही जाते हैं, लेकिन अगर कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए अपन, है ना, कंपेरेटिवली की बात हो रही है कि अगर एक दूसरे को कंपेयर करें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, इनको HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, पाए तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स जाएंगे, होते भी है, बट आपको कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना होगा, तब अपन HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग इजीली व्याख्या कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की। ओके, तो अपने पास होता है अगर इस तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है, अब पूछता है कि इनमें कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी बताइए, यानी कि तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। जब स्थायित्व की बात की जाती है तो अपन HSAB की थ्योरी लगाते हैं। HSAB थ्योरी अपने को क्या बताती है कि अपने पास अगर कोई हार्ड प्लस हार्ड की बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि कोई हार्ड प्लस एसिड हार्ड प्लस, अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस की कोई बॉन्डिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि वो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, यानी कि मोस्ट स्टेबल बोल सकते हैं जिसे, या मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। बट आपके पास जो सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट की बॉन्डिंग होगी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तब क्या होगा, वो आपकी क्या होगी, स्टेबल होगा वो भी, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट है दोनों। बट इसमें ये कहा गया है कि जब सॉफ्ट प्लस हार्ड प्लस सॉफ्ट की अगर बॉन्डिंग हो रही है तो आपकी कंपेरेटिवली अनस्टेबल होगी, कंपेरेटिवली अनस्टेबल होगी, पाई तो जाएगी लेकिन वो कंपेरेटिवली क्या होगी, अनस्टेबल पाई जाती है। ओके, तो मैं अनस्टेबल वर्ड यूज कर सकती हूँ, लेकिन कंपेरेटिवली अनस्टेबल का मतलब यहाँ नहीं है कि पाई नहीं जा रही, पाई तो जाएगी लेकिन कम होगा, उसका बॉन्ड थोड़ा वीक होगा। ओके, कुल मिला के बात ये है। अगर इनकी व्याख्या करें कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है दोनों कॉम्प्लेक्स में कि ये आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और जबकि ये आपका क्या होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा क्यों होता है। ओके, तब अपने को बताना है कि HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये तो क्या होगा आपका कैडमियम +2 की स्टेज में है ना, और ये क्या हो गया अपना हार्ड हो गया, जबकि अपने को पता है कि इसकी साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो ये क्या होगा, क्या होगा, सॉफ्ट होगा। और जबकि अमोनिया क्या होती है आपका स्थिर, अमोनिया होता है हार्ड होता है, और इसमें भी अगर देखा जाए तो ये तो सॉफ्ट है, +2 में ही है, तो ये आपका क्या हो गया, प्लस सॉफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका सॉफ्टी होता है, सॉफ्ट बेस होता है साइनाइड। ओके, तो इनमें देखा जाए तो अगर सॉफ्ट प्लस हार्ड की बॉन्डिंग करवाई गई है जो कि आपके अनस्टेबल होती है, जबकि इसमें क्या होता है, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट की बॉन्डिंग करवाई गई है, इसीलिए वो क्या होता है, स्टेबल सबसे ज्यादा होता है। इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स की HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग व्याख्या कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे अप्लाई किया जा सकता है। HSAB थ्योरी आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही
कुल मिला के बात करें जितनी केमिस्ट्री लगती है जहाँ अपन HACCP थ्योरी लगा सकते हैं। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से लगाएंगे। जब अपन कोई भी रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शन में अपने को पता है कि अगर अटैक करवाना है किसी, यानी कि रिएक्टेंट का रिएजेंट और रिएक्टेंट होते हैं, उन दोनों का एक दूसरे पे अटैक करवाना होता है, तब ये HACCP के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही अटैक करवाया जाता है। हर जैसे ही नहीं करवाया जाता है कि अपन ने मन चाहा जहाँ लगा दिया। यहाँ ये होता है कि अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट का सॉफ्ट पे अटैक करवाने की, और अगर हार्ड है तो हार्ड का। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज कब होती है, यानी कि ये कब कॉन्सेप्ट लगता है, जब आपके पास रिएक्टेंट के अंदर दोनों ही कंडीशंस प्रेजेंट हो, यानी कि दो कंडीशंस प्रेजेंट है, यानी कि सॉफ्ट पे भी अटैक हो सकता है और हार्ड पे भी अटैक हो सकता है, यानी कि दो एटम है, उन दोनों पे अटैक होने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, पॉसिबिलिटीज तो दोनों की है कि दोनों पे अटैक हो सकता है, लेकिन अब अपने को यहाँ डिसाइड करना है कि किस पे सबसे ज़्यादा अटैक हो पाएगा, यानी कि जो परफेक्ट अटैक होगा वो कहाँ होगा। ओके, तो उस कंडीशन में अपन HACCP थ्योरी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट करते हैं कि हाइड्राइड्स का अपन क्या कर सकते हैं, उनका बॉन्ड्स का देख सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड आपका मजबूत होगा, कौन सा वीक बॉन्ड होगा हाइड्राइड्स के केस में। जैसे आपके पास है H+ का है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसे देंगे, किसे नहीं देंगे, मतलब ये है कि अगर अपन किसी बॉन्ड को ब्रेक करवा रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसे देनी पड़ेगी। ओके, अपने पास HF है, हेलोजेंस के हाइड्राइड है, क्लोरीन है, फिर Br है, और फिर आपके क्या है, आयोडीन है। अगर देखा जाए तो इनमें किसका है सबसे ज़्यादा, इसका, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो आपके स्टेबिलिटी का, या अपन कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो किसमें सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, HI में देनी पड़ेगी। ओके, या कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ अपन देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो अपने पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जा सकता है, और देखा जा सकता है आपके कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर किस पे अटैक करेगा वो देखा जा सकता है। सॉरी, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस में अपन देख सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट कहाँ अटैक करेगा। ओके, नेक्स्ट है कि कोई भी कॉम्प्लेक्सेस दिया गया है उनकी व्याख्या की जा सकती है। अब बात आती है कि इसकी लिमिटेशंस। ओके, एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई HACCP थ्योरी की। लिमिटेशंस की बात करें अगर अपन इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं तो आपके एप्लीकेशंस अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो मेन एप्लीकेशंस थी वो कंप्लीट हो गई है। ओके, अब देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो लिमिटेशंस में अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस तो अपने क्या हो गए, क्या हो गया इसके अंदर कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सा अपने पास सॉफ्ट एसिड होगा या कौन सा अपने पास हार्ड एसिड होगा, क्योंकि ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों है, क्योंकि HACCP जो थ्योरी दी गई है वो कम्प्लीटली एक प्रैक्टिकली बेस्ड है। ओके, प्रैक्टिकली जब कोई थ्योरी बेस्ड होती है तो अपन को प्रैक्टिकल से ही पता लग पाता है कि जो आपका दिया गया एसिड एंड बेस है वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी इसकी क्या है कि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है एसिड एंड बेस के अंदर। ओके, तो सबसे बड़ी कमजोरी भी है इसकी, और कुछ नहीं है। और सभी कॉम्प्लेक्सेस की इससे व्याख्या नहीं की जा सकती कि ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता। ये एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक दूसरे के कंपेयर करने की बात आती है ना, जब किसी के साथ तुलना करते हैं तभी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज अकेला कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है यानी अकेला मॉलिक्यूल दिया गया है, उस कंडीशंस में इस थ्योरी को नहीं लगाते हैं। बात कुल मिला के इसका कंक्लूजन निकाला जाए, इस चैप्टर का कंक्लूजन निकाला जाए तो वो ये है कि ये थ्योरी हर जगह अप्लाई नहीं की जा सकती। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मॉलिक्यूल अगर पाया जा रहा है वीक या स्ट्रॉन्ग के साथ, वो भी पाया जाता है, वो भी स्टेबल होता है अकेला तो, लेकिन कंपेयर करें तभी इसका पता लगता है। ओके, ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।